नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर से भारत की अर्थव्यवस्था में आने वाले उछाल की। ऑपरेशन सिंदूर ने केवल पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में धूल ही नहीं चटाई, बल्कि अपने स्वदेशी मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत भी दुनिया को दिखाई है। अब तक जो मेड इन इंडिया हथियार लेबोरेटरी टेस्ट में पास थे और अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे थे, वही हथियार अब बैटलफील्ड टेस्ट में भी पास होकर अपनी विश्वसनीयता की कहानी कह रहे हैं। ये केवल पास ही नहीं हुए हैं, बल्कि जिस दक्षता और एक्यूरेसी के साथ इन हथियारों ने अपने टारगेट को हिट किया है, उसने इसकी उपयोगिता, धमक और विश्वसनीयता को प्रमाणित किया है। मेड इन इंडिया हथियार की इस विश्वसनीयता ने हथियारों के विश्व बाजार में भारतीय हथियारों की धाक को जमा दिया है। हथियारों के विश्व बाजार में मेड इन इंडिया हथियारों की अब चर्चा हो रही है। यह चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत में निर्मित हथियार ने लड़ाई के मैदान में झंडे गाड़ दिए, बल्कि इसलिए भी है कि इसकी कीमत दुनिया के हथियार बाजार में सबसे कम है। आकाश मिसाइल के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर प्रहलाद रामाराव का दावा है, वो दावा करते हैं कि इससे सस्ता मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में कोई भी और तैयार नहीं कर सकता। भारत में निर्मित सबसे कम कीमत में सबसे ज्यादा विश्वसनीय मारक क्षमता वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और दूसरे रक्षा उपकरण की विश्वसनीयता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देख ली है। 2023 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है, जबकि पाकिस्तान हथियार का 8वां सबसे बड़ा आयातक रहा है। लेकिन अब तक भारत ने हथियार निर्माण के क्षेत्र में भी अब अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू करती है। भारत अर्मेनिया, वियतनाम, फिलीपींस, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका, केन्या सहित करीब आधा दर्जन अफ्रीकी देशों को हथियार, रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी बेच रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता ने जिस तरीके से दुश्मनों के होश ठिकाने ला दिए, वह बताता है कि अब मेड इन इंडिया हथियार की मांग अब विश्व के दूसरे देशों में भी बढ़ेगी। मुख्यतः हथियारों के लिए अपनी निर्भरता भारत जो है वो रूस, अमेरिका और फ्रांस पर है। हम अपनी 60 से 70% हथियारों की आपूर्ति इन्हीं 3 देशों से करते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से हमारे हथियारों की विश्वसनीयता पर मुहर लगी है, उससे हमारे हथियारों का बाजार भी बढ़ेगा और हम अपनी जरूरतों की अधिकतम आपूर्ति भी DRDO और HAL और दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनसे कर पाएंगे। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे हमारे मेड इन इंडिया मिसाइल डिफेंस सिस्टम की विश्वसनीयता पर मुहर लगाई गई है। क्या स्वदेशी मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सफलता भारत के हथियार निर्माण उद्योग को नई ऊंचाई देगा। क्या स्वदेशी हथियार निर्माण उद्योग पर लगी विश्वसनीयता की मुहर भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे मायने हैं इस सफलता के। इस सफलता ने बहुत सारी चीज़ों को बदला है, बहुत सारी सोच को बदला है और बहुत सारे नए जो आयाम है उसे स्थापित भी किया है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। AS बहल है, वो भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। सुधीर सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। और आकाश जिंदल जी हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री। सभी मेहमानों का स्वागत है। आकाश जिंदल जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अनुज माथुर जी, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे बाद में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, लेकिन एक जो चर्चा है कि हमारे जो देसी मतलब कहे जो मेड इन इंडिया जो हथियार थे, उन्होंने जो कमाल किया है, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। और अब उसके बाद ये चर्चा हो रही है बाजार में कि अब हमारा जो ये सिस्टम है अब विश्व बाजार में, चूंकि सब सारे जो पहले हथियार थे बनाए तो हम जरूर थे, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट को ही पास किया हुआ था इन्होंने। अब बैटलफील्ड टेस्ट को भी ये सारे हथियार जो है बहुत ही अच्छे नंबर से, डिस्टिंक्शन के साथ जो है पास किया है। इसका कितना फायदा हमें विश्व बाजार के हथियार बाजार में मिलेगा, किस तरीके से आप लोग देखते हैं इसको? मुकेश, देखिए, जहां तक सवाल आत्मनिर्भरता का है जी, एक विश्व बाजार में ही एक फायदा होता है, और दूसरा उससे बड़ा फायदा मैं जो देख रहा हूं वो आत्मनिर्भरता का आपकी अपनी सुरक्षा में होता है। और जो विश्व बाजार में फायदा होता है वो मेरे हिसाब से 2 प्रकार से होता है।
एक प्रकार तो यह है कि हम हथियारों को बना करके बाजार में बेचें, उसका निर्यात करें। जी दूसरा यह है कि हम अपने हथियार बनाएंगे तो हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और चूंकि हमको आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था को इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो मुकेश, मेरा यह मानना है बिल्कुल। कि जिस प्रकार से भारतीय हथियारों ने, भारतीय मेड में तीन चार पांच चीजों का खास करके नाम लेना चाहूंगा। आकाश, आकाश तीर, ब्रह्मोस, और अपने अभी उसने नागास्त्र वन। तो ये जो तमाम हथियार थे, इन तमाम हथियारों को जिस बखूबी हमने प्रयोग में लाया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि देखिए, आपके पास हथियार है, लेकिन आप उस हथियार, जैसे पाकिस्तान के पास आप आज देख लें कि पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, या पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं F-16, किसी मायने में किसी से कम नहीं है, लेकिन उसको अगर आप सही प्रकार से प्रयोग में नहीं ला पाएंगे तो कहीं ना कहीं मशीन की भी के ऊपर भी शिफ्ट जाने की संभावना बनती है कि भाई JF-17 जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। बहल साहब हमारे सीनियर हैं, वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से JF-17 को हमने बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके रखा। तो मेरी समझ ये कहती है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत ही क्लाउड एंड क्लियर टेक अवे है इस जो 3-4 दिन का हमारा स्कर्मिश हुआ पाकिस्तान के साथ, कि भारत में जो पूरे विश्व को ये लगता था कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत प्रयोग में नहीं ला सकेगा और भारत के पास शायद नहीं है, उनको एक सही जवाब मिला है। और ये देखिए, जो हथियार हमको नजर आ रहे हैं वो उनका तो नाम हमने ले लिया, लेकिन उसके अलावा हमारे जो नेविगेशन सिस्टम है, चाहे वो नाविक हो या कोई हमारे जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, उन चीजों ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अदा किया है। अब देखिए किस प्रकार से हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक हमने गुजरात से लेकर के और सियाचिन ग्लेशियर तक एक अच्छा, बिल्कुल गैप फ्री, बिल्कुल रडार कर्टन, या उसको आप जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फेंस हमने तैयार कर दी थी। उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान का कोई भी जो हथियार वहां से आ रहा था, चाहे वो ड्रोन हो या एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल हो, उसको हम अच्छी प्रकार से ट्रैक कर पा रहे थे, पहली बात। और उसके साथ साथ हमने इतना ही गुजरात से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर तक एक इंटेग्रेटेड 5 मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड तैयार किया, जिसमें कि बहुत सारे हथियार हमारे अपने इंडिजिनसली डेवलप्ड वेपन सिस्टम्स थे, और उनकी वजह से जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, उस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में खास करके आकाश तीर ने जिस प्रकार से इस पूरे इस सिस्टम में अपना योगदान दिया, वो बहुत ही काबिल। तो आपका एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक फेंस बनी हुई थी, उससे हम ट्रैकिंग कर रहे थे, और उसके बाद एडी ग्रिड बना हुआ था जिससे कि हम उनको नेस्त नाबूद कर रहे थे। एक चीज और बताऊंगा प्लीज मुकेश, एक लाइन और बोलना चाहता हूं। हमारे लोगों ने उन वेपन्स का भी L-70 जैसे वेपन्स का, जो कि काफी पुराने हैं, बावजूद उसके हम इसको अपने एडी पूरे ग्रिड में इंटीग्रेट करके पूरे इफेक्ट के साथ उसको हम प्रयोग में ला सके। ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो बाहर गया है, और आज भारत में निर्मित हथियारों की जो मांग है वो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है बाजार में। हम ऑलरेडी कई देशों को निर्यात कर रहे हैं, और ये निर्यात बिल्कुल हमारे यहाँ बने हथियारों की मांग भी बढ़ेगी। और जैसा कि आपने कहा कि हम अपनी आत्मनिर्भरता भी बढ़ाएंगे, और आत्मनिर्भरता यदि अपने हथियारों पे होगी तो हमारा जो रक्षा बजट है उस पर भी थोड़ा असर पड़ेगा, वो थोड़ा कम होगा। बहल साहब हमारे साथ हैं। बहल साहब, मैं चाहूँगा कि आपकी इस पर टिप्पणी हो। जो बात माथुर जी कह रहे हैं आप उससे सहमत तो होंगे ही, जरा आपके नज़रिए से इसका विश्लेषण हो तो हमारे दर्शकों को एक अलग नज़रिया मिलेगा। बिल्कुल, जनरल अनुज माथुर ने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और सारे सिस्टम्स के बारे में भी बताया, और कैसे उन्होंने इस ऑप सिंदूर के अंदर इतना मेजर रोल प्ले किया है। तो सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने समझाई है। मैं 1-2 पॉइंट्स और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब हम इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, जो आकाश तीर का इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में जहां हुआ, वो तो बहुत ही इफेक्टिव था। और आकाश तीर टोटली इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम है। दूसरी चीज, जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो नागास्त्र ड्रोन हो, चाहे वो स्काई स्ट्राइकर हो, चाहे दूसरे ड्रोन्स हो जैसे हार्पी हमारा नहीं है, लेकिन नागास्त्र और स्काई स्ट्राइकर हमारा ड्रोन है, वो उन्होंने भी एक अच्छा अहम रोल प्ले किया। तीसरी चीज जो आती है कि जो एक ज्वाइंटनेस थी हमारी सर्विसेज के अंदर, वो ज्वाइंटनेस हमारे इंडिजिनस सिस्टम से भी बड़ी है, और ये बहुत बड़ा रोल है।
हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसमें हमने फिलीपींस को बेचा है, और अब हमारे को देख रहे हैं वियतनाम, और साथ में देख रहे हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारे देश हैं। और इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद तो इसका जो सेल होगी वो आप सोच भी नहीं सकते कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स हमको इसके मिलेंगे। और आखिरी चीज मैं उस पर बोलना चाहूंगा, अगर कहीं पे भी किसी को पुल अप करना है तो वो HAL को पुल अप करना है। वहां पे मैं चाहता हूँ कोई एक अच्छी सी कोई लीडरशिप आए HAL के अंदर जो उसको पुल अप करे, क्योंकि 40 जहाज LCA नहीं दे पाया 40 साल के अंदर HAL। तो HAL इज दी ओनली वीक एरिया। बाकी हमारे सारे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट हो या दूसरी चीजें हो, या फिर हमने आकाश तीर की बात की, वो तो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को इंटीग्रेट करने के लिए लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बहल साहब। आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इससे पहले एक बार मैं सुधीर जी के पास जाऊंगा, तब मैं आकाश जी आपके पास आऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ी आपसे डिटेलिंग में बात करनी है, समझनी है, विश्व बाजार को समझना है। तो मैं एक बार सुधीर जी के पास पहले जाना चाहूँगा। सुधीर जी, जब भी कोई लड़ाई होती है, चाहे रूस और यूक्रेन की अगर बात करें, चाहे किसी भी देश में होती है, तो आमतौर पर कहा जाता है कि देश जिन दो देशों के बीच में लड़ाई होती है वहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। जितना युद्ध लंबा चलेगा उतना जो है असर पड़ेगा। और हमने रूस और यूक्रेन के बारे में भी जब बात की तो एक सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हुआ था उससे हम और आप भी थोड़े बहुत प्रभावित हुए थे। लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर, हालांकि ये युद्ध नहीं, एक लिमिटेड ये में लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध से भारत को ये फ़ायदा नज़र आता हुआ। क्या आप उस नज़रिए से इसको आप देखते हैं कि आपको लगता है कि हाँ ये भी एक नज़रिया है इसको देखने का, इससे हमारे जो इंडिजिनस जो हमारा जो अपना हथियार है, जो देश में स्वदेशी जो निर्मित हथियार है, उसके बाजार में उछाल आएगा? देखिए, एक तो आकाश जी अर्थशास्त्री हैं, दो सेना के बड़े अधिकारी पूर्व बैठे हैं जी। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में लगभग $1 ट्रिलियन का मार्केट है हथियारों का जी। उसमें हवाई जहाज से लेकर के छोटे से राइफल तक शामिल है। अब सवाल यह है कि भारत जो है वो तकरीबन 95% नहीं 99% जो है वो सिर्फ आयात करता था। आयात करना एक बात है, लेकिन दूसरे पर डिपेंडेंस बढ़ता है, ये खतरनाक बात है, खास करके जब वो आप वॉर करते हैं या वॉर करने की सिचुएशन में आते हैं तो डिपेंडेंस अगर कहीं पे है तो वो डिपेंडेंस आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि उससे सिक्रेसी भी भंग होती है और समय पर सप्लाई भी नहीं आ पाती। इस सेंस में हमारा जो इंडिजिनस मोड ऑफ प्रोडक्शन है, स्वदेशी जो जिसको आप कह सकते हैं, तो वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। 15,000 करोड़ रुपया अभी जो 2024-25 का वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ हमने निर्यात किया। 50,000 करोड़ का 2029 में लक्ष्य है। मुझे लगता है ये लक्ष्य बढ़ा के 1 लाख करोड़ का करना चाहिए, कि जिस तरह से आकाश ने सटीक निशाना लगाया, जिस तरह से ब्रह्मोस तो ने मेरा क्यों निशाना लगाया, तो ये सारा जी, तो ये सारा आकाश ने इनकमिंग मिसाइल पकड़ा, वो डिफेंस सिस्टम, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है। आपने क्लिनिकल बना लिया और बाजार में वो प्रयोग में नहीं हुआ। अब चाइना ने तो पिछले 40-50 साल में युद्ध ही नहीं लड़े हैं। बिल्कुल। तो उनके पास जो कुछ है वो कितना घातक है या कितना वो बच्चों वाला फुलझड़ी है, नोबडी नोज। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो आपने साबित कर दिया कि ये जो भी जो है आकाश डिफेंस सिस्टम ले लीजिए और ब्रह्मोस 2 ही का अगर आप ले लीजिए, तो दोनों ने बेहतरीन काम किया, मोर देन एक्सपेक्टेड काम किया। तो पूरी दुनिया में जहां कहीं तनाव है, अब अजरबैजान है वो हमारे खिलाफ है तो अर्मीनिया हथियार लेने खड़ा है, चीन है तो चीन के पेट में जितने देश हैं आसियान के, ईस्ट एशिया के, वो हथियार लेने खड़े, यूरोप में भी बहुत लोग खड़े होंगे लेने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, चूंकि आपने उसको प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में, जो बैटल फील्ड है, ये बैटल तो था नहीं, ऑपरेशन था, लेकिन इसमें जो सीमित प्रयोग हुए उसमें हमने साबित कर दिया कि हमारे हथियार जो हैं वो बहुत ही सटीक हैं। और इसमें कहीं से फुलझड़ी बनने की जो चाइनीज हथियारों के बारे में माना जाता है, जो 40 साल के उन्होंने कोई वार लड़ा नहीं, 40 साल क्या, जनरल साहब बैठे हैं, मुझे लगता है चाइना बनने के बाद उन्होंने कोई वार ही नहीं लड़ा है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा 70% जो हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को है वो चाइना से है। तो जी इस पर भी माथुर साहब मैं इस पर कर दूं, 83% पाकिस्तानी के हथियार जो है चाइना से हैं।
रिसेंट रिपोर्ट। बिल्कुल, मैं इस पर भी माथुर साहब से मैं आऊँगा, इस पर भी करूँगा। आकाश जिंदल जी से एक बार, चूंकि ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं और इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छी रिसर्च है इनकी, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में आपके पास आना चाह रहा था। आकाश जिंदल जी, आप ही के नाम का मिसाइल है ये, जो इस तरीके से या इस नज़रिए से जो इस ऑपरेशन को अब देखा जा रहा है। मेरे बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई डिफेंस में भी और जो दूसरे सरकार में भी, वो कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर से बाकी जो फ़ायदा हुआ वो तो पूरा गोल जो था वो टारगेट हमने हिट किया, जो गोल था वो मुझे मिला, लेकिन ये एडिशनल फ़ायदा जिसके बारे में सोचा नहीं था किसी ने कि ये ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट इस तरीके से भी आएगा। क्या आपको लगता है आकाश जी, जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भारत अग्रसर है, इसमें यह ऑपरेशन सिंदूर जो है एक वरदान, एक बूम जो है वो साबित होने जा रहा है? मुकेश जी, आपकी इकोनॉमी की जो दूरदर्शी नॉलेज है अक्सर मुझे अचंभे में डाल देती है। आपसे पहले दो बड़े सो कॉल्ड बड़े चैनल्स पे शो किए जहां लगातार हमारी सरकार पे सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन आपके साथ प्रसन्नता ये होती है, एक तो आप देश के टॉप एंकर्स में से हैं, दूसरा देश प्रेम आपकी रग रग में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। अब मैं आपको कहूंगा, सबसे पहले तो मुझे अपने नाम से प्रेम हो गया, क्योंकि सब जगह जो है किसी भी पैनल में जाता हूं मेरा ही नाम लिया जा रहा है आकाश, तो मुझे अपने नाम आकाश से प्रेम हो गया। दूसरी बात, एक और चीज, आज हम अपनी सेना को तो सैल्यूट कर ही रहे हैं, वी हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर आवर मिलिट्री। आज एक और एंगल से खुल रहा है जो आपने लास्ट में पॉइंट आउट किया, अब हमें डिफेंस की एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बहुत बड़ी लग रही है। अभी मेरे काबिल दोस्तों ने, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने एक बात की जिक्र किया कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल, आई टोटली एंडोर्स देम, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। दूसरी बात जो इन लोगों ने उठाई है कि आज जिस तरह के जियोपॉलिटिकल हिसाब चल रहे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाइना ताइवान हो, इजराइल का इशू हो, ऐसे में सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। किसी और कंट्री पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते हथियारों के मामले में। कल किससे क्या रिलेशन रहे, वो सब एंगल्स तो बहुत जरूरी है ही है, आई रिस्पेक्ट फॉर दैट। बट एक इकोनॉमिस्ट होते हुए, एक रुपए पैसे का व्यक्ति होते हुए, मुझे तो इतनी अपार बड़ी मार्केट दिख रही है डिफेंस एक्सपोर्ट्स की कि जो हमारे पास फॉरेक्स को कई गुना बढ़ा देगी। आज आकाश जिंदल या आकाश जिंदल .in नहीं कह रहे, IMF कह रहा है कि इसी साल 2025 में, आप अक्सर बात किया करते थे फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी की, हम फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और जिस थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी का सपना आपने, हमने, हम सब ने हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ देखा हुआ, उसकी तरफ भी हम 2027 तक ही पहुंच जाएंगे। ये आकाश जिंदल या आकाश जिंदल .in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं। मेरा ये मानना है हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में बहुत बहुत जल्दी वो रास्ता तय कराएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट खुल गई है। हिंदुस्तान की मिलिट्री ने दुनिया भर को शोकेस कर दिया है। आज सारी दुनिया के चैनल्स पर डिस्कस हो रहा है कि हमारे आकाश ने और चीजों ने कितना इफेक्टिवली काम किया है, कितना इफेक्टिवली, कितना प्रिसीजन से काम किया है। सेना को तो सलाम ही है, हमारे इक्विपमेंट ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। और इससे बढ़िया, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं, इकोनॉमी के अदर प्रोडक्ट्स को रोड शोज करते हैं। अरे इससे बढ़िया क्या एग्जीबिशन हो सकती है? सारी दुनिया ने देखा है, आंखें फाड़ फाड़ के देखा है कि हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट ने कैसे जो है पराक्रम दिखाए। और चाइना की आपने बात छेड़ी मुकेश जी, चाइना को बता दूं, चाइना में डिफेंस बनाने वाली कंपनियों के शेयर धड़ाम गिर गए, क्योंकि उनके जो है प्रोडक्ट फुस हो गए, पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, वो फुस हो गए, तो वहां शेयर मार्केट में डिफेंस कंपनियां गिर गई हैं। बिल्कुल, अब हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बहुत बड़ी मार्केट, अनइमेजिनेबल मार्केट। अगर मैं आपके कहूं कि उसकी वजह से 700 बिलियन यूएसडी, जो आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व उसके करीब है, 688 हजार बिलियन यूएसडी हो जाएगा। शायद लोगों को जो है यकीन ना हो, लेकिन मैं आपको पूरे नंबर्स भेजूंगा, और जिस दिन शो पे पूरा टाइम होगा तो मैं आपको पूरे नंबर्स भी दूंगा। डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारी इकोनॉमी को बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमी बना देगा। और सारी दुनिया के सामने हमने ये शोकेस कर दिया। ये रोड शोज के बाप का बाप है जो हमारी सेना का प्रक्रम है। सेना को सैल्यूट। और आज की तारीख में, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेना आगे बढ़ के इकोनॉमी की ग्रोथ का रास्ता दिखाएगी। आकाश जिंदल जैसे इकोनॉमिस्ट तो बहुत पीछे रहेंगे, सिर्फ कमेंट्री करते रह जाएंगे। असली पराक्रम तो हमारी सेना और सेना के इक्विपमेंट ने करके दिखाया जनाब। सारी दुनिया नोटिस कर रही है कितने स्ट्रॉन्ग डिफेंस इक्विपमेंट हमने पैदा किए हैं, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करके रखा। जी, मैं माथुर जी के पास आऊँगा। माथुर जी, अभी जो सुधीर सिंह जी ने कहा, मुझे लगा कि बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, और उस पर कि चाइना ने तो युद्ध लड़ा ही नहीं है, तो फिर चाइना के जो प्रोडक्ट वो तो उसी तरीके से होगा जो गंजा जो है वो कंघी बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही सही जो उसका शब्द का इसका प्रयोग किया है। ये वाकई ऐसा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं जब वो सुधीर जी बोल रहे थे तब भी मैं क्या आना चाह रहा था, वो उसकी वजह है कि चाइना की जो वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है
वो चाइना की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी कई हजारों साल पहले चाणक्य के दिए हुए एक सिद्धांत पर आधारित है, और वो सिद्धांत है टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग। ये चाइना की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी है। लेकिन वो हथियार, अब इस प्रकार की फिलॉसफी भी आप तब तक इसको पर प्रयोग में नहीं ला सकते जब तक आपके पास मिलिट्री माइट नहीं है बहुत जबरदस्त। मैं इसको इसलिए कहना चाह रहा हूं यहां पर कि आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इसका असर इसके ऊपर पड़ रहा है। तो जो चाइना बिना लड़े जो जीत रहा था, वो इसलिए जीत रहा था कि जो उसके पोटेंशियल एनिमीज थे उनको यह लगता था कि चाइना एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है। अब इस युद्ध ने, या युद्ध नहीं कहेंगे, ये युद्ध था ही नहीं, ना डिजाइन टू बी युद्ध था, ये एक हमारा मिलिट्री एक्शन था। इस मिलिट्री एक्शन ने, ऑफ सिंदूर ने ये सिद्ध कर दिया कि चाइना के जो हथियारों का जो ऑरा हम लोगों ने क्रिएट करके रखा था वो कहीं ना कहीं गलत है, और उसका कोई उनके जो हथियार हैं उनके बाकी प्रोडक्ट्स की तरह थोड़े से इंफीरियर है। पहली बात ये हुई है। उससे क्या उनको नुकसान होएगा कि या तो वो इस चीज को, सेटबैक को एक्सेप्ट करेंगे और उनके मार्केट, जैसा आप बता रहे हैं, उनके मार्केट धराशायी हो रहे हैं, खास करके डिफेंस इंडस्ट्रियल मार्केट्स स्टेक्स। और दूसरी चीज ये होगी, या फिर उनको खुद इसका प्रयोग करके और कहीं ना कहीं जाकर के सिद्ध करना पड़े, तो फिर उनका जो फिलॉसफी है उसको डेंट लगेगा। तो ये एक चाइना को कहीं ना कहीं एक बड़ी हमने अच्छी मात दी है इसमें, एक अच्छा शतरंज का गेम खेल करके। एक बात मैं और बताना चाहूंगा जो आकाश जी ने अभी डिस्कस करने की कोशिश की थी। देखिए, एक बात होती है कि जो कंपनियां मिसाइल्स बनाती हैं, वो कंपनियां भी 100% हिट प्रोबेबिलिटी कोई कंपनी नहीं देती। बिल्कुल। जिसने स्कैल्प मिसाइल भारत को बेची थी, उसने कभी नहीं कहा था कि आप 100 मिसाइल दागेंगे और 100 की 100 निशाने पर लगेंगे। अब जो ताकत उभर के सामने आई है वो ऐसी आई है कि हमने 24 मिसाइल दागी, 24 की 24 निशाने पहले। उसके बाद जब पाकिस्तान ने उसके ऊपर रिटेलिएट करने की हुड़दंग करा, तो 100% जो ऑब्जेक्ट्स वहां से आए, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या और कुछ, 100%। ये मेरे को भी, मेरा मिलिट्री 4 दशक सेना में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। इसके लिए इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी आल्सो, लेकिन वो हुआ। तो उससे क्या फर्क पड़ा कि अब उनको ये लग रहा है कि ये जो हथियार काम रहे हैं, खास करके ये जो हमारे इंडिजिनसली बिल्ट वेपन सिस्टम्स, इंडिजिनसली बिल्ट रेडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, वो दिखाई नहीं देता। असली लड़ाई उसने लड़ी है, जो मैं बात कर रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस अपने बना दिए। असली लड़ाई नाविक ने लड़ी है कि किस प्रकार से हमने अपने नेविगेशन सिस्टम्स को वो करके और अपने मिसाइल्स को गाइडेंस हमने दी है पूरी। असली में लड़ाई तो वो दिखाई भी नहीं दे रहे। तो बाकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मिलिट्री थिंकर्स हैं, उनको वो भी दिख रहा है। तो आप देखिएगा कि जो आकाश जी कह रहे हैं, बिल्कुल 101% हमारे इस मार्केट को बूस्ट मिलेगा। और शायद यही वजह थी। देखिए, ये दूरदर्शिता होती है। ये जो 2 डिफेंस कॉरिडोर्स तैयार किए हैं हमने पिछले 4-5-6 साल में, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में, ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स हैं, ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए किए गए थे, क्योंकि हमारी लीडरशिप को ये पता था कि बहुत सारा हमारा अर्थ जो है वो हथियार खरीदने में वेस्ट हो रहा है। तो वो चाहते थे आत्मनिर्भरता के लिए। और अब परिस्थिति ऐसे आ गई है कि आत्मनिर्भरता प्लस निर्यात। तो ये एक बहुत हमारे लिए अच्छी सिचुएशन है। और ये सिचुएशन इस ऑप सिंदूर की वजह से मेरे को लगता है बहुत अच्छी। और उसके वही वजह है कि अब चाइना का मार्केट डाउन जाएगा, और चाइना का जो उनके मार्केट है, साउथ ईस्ट एशिया है, वो भारत उसको जो है हमें वहां से मिलेगा। तो ये डबल एक जो बात बाथुर जी आपने जो एक बात कही कि बिना लड़े लड़ाई जीती है इसने, चाइना ने, और ये पॉलिसी भी रहती है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी हम लोग ये लड़ाई लड़ के और मिसाइल से तो जीते ही हैं। मुझे लगता है कि एक और जो अभी सिंधु जल समझौता पे अभी गिरगिरा रहा है पाकिस्तान जो से बाहर करते हैं। जी, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। ये सिर्फ सिंधु जल समझौता नहीं है। जो भी 2 देशों के बीच में इस प्रकार की परिस्थिति उभर के आती है, तो लड़ाई कह लें या जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि मैं इसको युद्ध नहीं कहूंगा, तो वो 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियसली उस पे लड़ाई होती है। एक होता है आर्थिक फ्रंट, इकोनॉमिक फ्रंट। दूसरा होता है
साइकोलॉजिकल फ्रंट या मीडिया वॉरफेयर कह रहे हैं, मैं आपको सलाम करता हूं कि आप लोगों का जो जो कंट्रीब्यूशन इस इन 4 5 10 दिनों में रहा है वो अमेजिंग, इट हैज मेड ट्रिमेंडस लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो, और तीसरा और फाइनल होता है काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री आर्म। तो अब जब ये मेरे, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं ये कह रहा हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो 23 अप्रैल को शुरू हो गया, और ऑपरेशन सिंदूर 23 अप्रैल को शुरू हुआ था जब हमने सिंधु जल समझौता रद्द किया। और उसके बाद मैं आपको बता सकता हूं, ये बिल्कुल निश्चित तौर से कह सकता हूं कि हमारी जो लीडरशिप है उसके पास एक पूरा रोड मैप तैयार था, और ये जो हमारा ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स था वो पूरा रोड मैप उनको तैयार था कि किस दिन हम क्या करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी बिल्कुल, तो शायद यही वजह है कि आज हम इस जाएगी। स्थिति में है कि इस तरीके की हम आज चर्चा भी कर रहे हैं। बहल साहब, क्या आपको लगता है सही में कि लड़ाई जो है गोली बंदूक तोप और मिसाइल से ज़्यादा जो है टेबल पर लड़ी जाती है, टेबल पर ही जीती जाती है, हारी जाती है, और इसमें भी हम जो है आगे हैं। पाकिस्तान को हमने पहले ही मजबूर कर दिया। सिंधु जल समझौता एक ऐसा मसला था जिसको लेकर के पाकिस्तान घुटने पे आ गया था पहले भी, और अब जबकि हम दूसरा बैटल भी जीत चुके हैं, अब वो फिर से गिरगिरा रहा है कि बहाल कर दिया जाए संधि। जो चर्चा इसी तरीके से जारी है। वापस चलेंगे अपने पैनलिस्ट बहल जी के पास, और जो मेरा सवाल था, बहल जी अगर आप मेरे ख्याल से सवाल आपने सुन लिया था, अगर जवाब देना चाहे प्लीज बहल साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बार हमारी अप्रोच बहुत ही प्रोएक्टिव रही है। हम एक ऐसा न्यू नॉर्मल हमने क्रिएट किया है जो कि पहले कभी भी ना डिप्लोमेसी के अंदर ये देखा गया था और ना ही देखा गया था। कि देखिए कितनी सारी लड़ाई हुई हमारी हुई 65 की, 71 की, और 1999 का कारगिल युद्ध हुआ, लेकिन कभी भी सिंधु वाटर ट्रीटी को तोड़ा नहीं गया, उसको सस्पेंड नहीं किया गया। ये पहली बारी किया गया। ये एक ऐसे गले में ऐसे उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ेगी जो गले में हमेशा एक नेक के ऊपर एक फांसी की तरह लगा रहेगा। उनको कभी भी ये लगेगा कि हम अपने रिजर्वॉयर्स के जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा देंगे, हम उसका वाटर का फ्लो कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, लेकिन सबसे अहम बात इसमें ये आती है कि जो वाटर का फ्लो है उसका डेटा हम उनके साथ शेयर नहीं करेंगे। यानी कि जब भी हम वाटर खोलेंगे तो हो सकता है उनके फ्लड्स आ जाएं, वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। जब भी हम वाटर को कम करेंगे, क्योंकि बंद नहीं कर सकते, अभी ये रनिंग वाटर के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, तो कम कर देंगे तो उनका सूखा पड़ जाएगा, तो और उनको पता भी नहीं होगा, वो प्रिपेयर्ड भी नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हुंडी हमारे हाथ में है कि अगर लॉन्ग टर्म हमको आतंकवाद को खत्म करना है तो ये एक एक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। सुधीर जी, मैं आपसे एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, आपके ज़रिए अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब किसी देश से हम हथियार खरीदते हैं या किसी को हम बेचते हैं तो उस देश के साथ हमारे अपने रिश्ते होते हैं या मजबूत होते हैं हमारे रिश्ते। जैसे हम फ्रांस से राफेल लिए तो फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते मजबूत, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं इस लाइन में तो निश्चित तौर पे जो हम आयात करते थे वो आयात हमारा कम होगा या ख़त्म होगा। तो क्या आपको लगता है कि इससे भी हमारे जो देश दूसरे देशों के साथ जो हमारे रिश्ते थे उस पर कोई असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। और आप मुकेश जी इस बात को कभी चर्चा करेंगे अलग से कि भारत, जब आप पाकिस्तान को पूरा तोड़ना चाहते हैं तो आपको चीन से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल पीओके और जो नॉर्दर्न एरिया है और पूरा बलूचिस्तान, झंडा पाकिस्तान का है, कब्जा चीन का है। बिल्कुल, और चीन वहां मजबूती से बैठा है। चीन ने कम से कम 7 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट वहां किया है तमाम प्रोजेक्ट्स में। तो सवाल यह है कि बहुत बड़ा खतरा से हम जूझ रहे हैं। हमारी थोड़ा आर्थिक विकास के तरफ ध्यान है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और चीजें हैं। इसके बावजूद $90 बिलियन के करीब हमने खर्च किया अपने डिफेंस पर गत वित्तीय वर्ष में। ये बहुत तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि चाइना 350 बिलियन कर रहा है। तो डाइवर्सिटी हम करेंगे हथियारों को खरीदने में। आप देख रहे हैं कि रूस के साथ जो हमारा, एक जमाने में रूस 80% था, आज रूस 30% पर हमको हथियार देने वाला रह गया है। फ्रांस का कंपोनेंट आ गया, अमेरिका का कंपोनेंट आ गया, तो इजराइल का थोड़ा सा कंपोनेंट आ गया। तो ये चीजें डाइवर्स हो रही, और ये चीजें जो डाइवर्स हो रही हैं तो इससे हमारा, लेकिन मार्केट के समग्रता को आप देखेंगे तो भारत अगर $20 बिलियन का हथियार खरीदता था और भारत आज $50 बिलियन का खरीद रहा है, तो जिस देश ने, सपोज रूस ने अगर 20,000 करोड़ रुपए का दिया तो आज 40,000 करोड़ रुपए का दे रहा है। ओवरऑल परसेंटेज गिर रहा है नीचे।
तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी से हमारा नुकसान है, किसी से संबंधों का नुकसान है। रदर हम कुछ नए देशों को जो है हथियार देकर के उनको दोस्त बनाएंगे। आर्मीनिया को आप ले लीजिए, अजरबैजान और टर्की के बीच में फंसा हुआ एक देश है, करा रहा है, ये दोनों राक्षस उसको नोच रहे हैं। इसी तरह से फिलीपींस को देखिए कि चाइना किस तरह से तंग कर रहा है, वहां हमने ब्रह्मोस दिए हैं। तो इस तरह से हम हथियार देकर के वेपन डिप्लोमेसी कर सकते हैं। बहुत सारे देश हैं, दुनिया के 50 देश हैं जो ये हथियार लेने खड़े हैं। क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि भारत बहुत ही सस्ता हथियार दे रहा है, बिल्कुल। इन कंपेरिजन विद वेस्टर्न पावर्स भारत बहुत ही सस्ता हथियार दे रहा है। तो ये अल्प विकसित देशों का, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का और डेवलपिंग कंट्रीज के भी रीच में है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा हथियार है, कमजोर देश उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक प्लस पॉइंट है भारत के साथ। और मुझे लगता है कि हथियारों का जो हमारा अन्य देशों से लेना हो रहा है, कुछ देशों के साथ घटेगा तो कोई संबंधों में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि संबंध और बड़ा ही होगा। अमेरिका के साथ तो अभी भी हम रूस से कम हथियार लेते हैं, लेकिन संबंध कहाँ खराब है। तो ये एक वस्तु स्थिति है, इसको हमको इस आलोक में देखना। अच्छा सर, आपने कहा कि अमेरिका के साथ संबंध खराब नहीं है। अभी जो इस पाकिस्तान वाले पूरे मसले में अगर देखें तो अमेरिका के रोल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये आपके फेवर का था, यानी भारत के फेवर का रोल है, या पाकिस्तान के फेवर का रोल है? क्या है आपको लगता है कि अमेरिका का जो रोल है, अमेरिका का रोल किस तरीके? मुकेश जी, ये आप अगर वस्तु स्थिति को देखें तो जनरल मुनीर ने अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो को फोन किया कि भाई हम संकट में हैं। जब आपने नूर खान बेस तोड़ दिया रावलपिंडी में, जो कि पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर भी है, तो फिर उसको बंकर में जगह लेनी पड़ी मुल्ला मुनीर को। तो वो उसने एसओएस भेजा कि हम बात करने के लिए तैयार। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी ही ऑल इन ऑल है। तो अमेरिका ने कहा भारत को कि भाई आप देख लो, आप थोड़ा सा इसको आप एक तरह से रोक दें तो अच्छा रहेगा। और आप पहले दिन से भारत ने एक लाइन लिया कि ये बहुत ही टारगेटेड बिल्कुल जो है हमारा अटैक है, हम वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते। हमने आप देखिए 1971 के बाद हमने घुस के मारा है पाकिस्तान को, भावलपुर में मारा, मुद्रिके उड़ाया, कराची पर हमला किया। तो ये कोई बालाकोट में हमने छोटा सा किया था, उससे बड़े ऑपरेशन किए हैं, वो एक जगह पे था। और दूसरी बात मुकेश जी कि हमने न्यूक्लियर, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बालाकोट में भी हमने रिजेक्ट किया था और इस बार भी रिजेक्ट किया था। उनका न्यूक्लियर दुकान रह ही गया, बना के घूमते ही रह गए, लेकिन हमने जो करना था वो कर दिया। देखिए, और तीसरा इजराइल मॉडल हमने स्थापित किया मुकेश जी। ये आतंकवाद जो है इसको इतना कॉस्ट दीजिए करने वाले को कि 20 बार सोचे करने के लिए, इजराइल ही करता है। हमने इस बार पाकिस्तान को वही शिक्षा दी है कि तुम हमको अगर मारते हो तो हम छोड़ेंगे नहीं, जहां भी रहोगे वहां पकड़ेंगे। इंटरनेशनल लॉ में हॉट परस्यूट है, वो हमको इसकी इजाजत भी देता है। अब अमेरिका की जो बात है, तो अमेरिका ने एक मध्यस्थ की भूमिका तो अदा करी। अब उसमें 2-4 मिनट पहले ट्रम्प साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, इस पे थोड़ा लोगों को ऑब्जेक्शन है। ये प्राउड इंडियन, मुझे भी थोड़ा ऑब्जेक्शन है। वो डिक्लेरेशन दिल्ली से होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली को अप्रोच किया गया था, दिल्ली ने अप्रोच नहीं किया, दिल्ली को अप्रोच किया गया था। बिल्कुल, तो ये एक चीज बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। वो थोड़ा टाइमिंग को लेकर के लोग जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं। आकाश जिंदल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उनके पास आऊँगा, आकाश जिंदल के पास। लेकिन मैं एक बार माथुर जी के पास जाना चाहूँगा। माथुर जी, जो एक भारत की इमेज है, वर्ल्ड इमेज जो है कि शांति प्रिय देश है, शांति को फैलाता है, बुद्ध का देश कहते हैं हम इसको, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ज़माना आ गया है कि बिना शक्ति के शांति की बात आपकी कोई सुनेगा नहीं? इसलिए आज का जो भारत है उसने जो अपनी इमेज बनाई है, और वही इमेज जो है मुझे लगता है कि शांति भी दे पाएगा विश्व को। मुकेश, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसका एक बहुत बड़ा टेक अवे ये भी है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारे पास शक्ति है। ये देखिए मुकेश, शांति का द्वार शक्ति से ही निकलता है। ये मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति रहे हैं, उनको कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। जब उन्होंने एटॉमिक, ये फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी है हमारे देश के, जब वो बनाया बम, तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु बम है, वो परमाणु बम इज नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट इज अ वेपन ऑफ पीस। क्योंकि परमाणु बम की शक्ति से शांति
बनाने की शक्ति आती है। तो जो शांति है वो शक्ति से ही निकल करके आएगी। यही मैं बात बता रहा था जब हम चीन की बात कर रहे थे कि चीन किस प्रकार से अपना विदाउट फाइटिंग जीत सकता है। उसकी वजह यही थी कि लोगों को ये था कि उनके पास बहुत शक्ति है। मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा कि शक्ति, तो ये एक बात हुई। दूसरा, जहां तक ट्रंप के एपिसोड का सवाल है, मेरा मानना यह है कि इसको बेवजह इसको हम लोग उठा रहे हैं। देखिए, ये वही ट्रंप है। मैं 4-5 चीजें आपको बता दूं। जिस दिन प्रेसिडेंट बने थे तो उस दिन वो ट्रूडो को कहते हैं गवर्नर ट्रूडो, कनाडा हमारा राज्य है, ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे, पनामा को हम खा लेंगे, मैक्सिको को हम पीट देंगे, पुतिन को मैं कह दूंगा वो लड़ाई बंद कर देगा, फ्रांस का मैं हट जाऊंगा, नाटो को मैं कुछ कर नहीं सकता, गाजा मैं कर लूंगा। तो ये जो उनके ये जितने भी एक्शंस हैं, और उसके अलावा इस ऑप सिंदूर में भी पहले जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के हैं, पहले उन्होंने 4 दिन पहले कहा था कि आई हैव नथिंग टू डू विद व्हाट। पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया हैज अ राइट टू रिटेलिएट। जो हमने किया उसको सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन। उसके बाद जेडी वांस ने कहा कि हमें इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। कर चुके सर, हमारे पास समय की कमी है। एक सेकंड प्लीज। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में उसी चीज में हमको देखने की आवश्यकता है। और ये जब उन्होंने कहा कि मैंने कराया, उसके कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि ये बंद नहीं हुआ है, ये स्थगित हुआ है और हमारा ऑन है और हम आपकी कोई बात नहीं मानते। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज हैज गॉन टू हिम। तो वी शुड बरी दिस ट्रंप टॉपिक फॉर गुड। जी आकाश सिंदल जी। जी मुकेश जी, आज दुनिया को हमने एग्जिबिट कर दिया जो 5 साल पहले से हमने बात उठाई थी। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कुछ चीजें दुनिया को दी थी, नारे दिए थे देश को, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। आज उसका एग्जीबिशन सारी दुनिया के सामने हो गया है कि किस तरीके से ना सिर्फ हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि मेक इन इंडिया का सिक्का सारी दुनिया में चल रहा है। और ये सिक्का कहीं ना कहीं और चमक के आया है इस बार। तो वो एक मैसेज पूरी ग्लोबल मार्केट में पहुंच रहा है। और एक चीज और बता दूं, अभी बात हो रही थी कि हथियार बेच के फायदा होता है कि नहीं। थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर थी। अमेरिका ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ही काम किया, हथियार बेचता रहा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की आज तक की फाइनेंशियल सुपर पावर कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका जो फाइनेंशियल सुपर पावर बना था दुनिया की, मात्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हथियार बेच के इकोनॉमिक हिस्ट्री में दिखाती है। तो हथियार बेचने का कितना फायदा होता है। और आज भारत कभी युद्ध नहीं चाहता, भारत तो शांति प्रिय। आपने सही कहा, गौतम बुद्ध साहब को जो है हम प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान पूरा भारत करता है। लेकिन दुनिया में तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है ना, तो दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है तो उनको हथियार चाहिए। हिंदुस्तान में बिल्कुल और शांति जो है बिना शक्ति के जो है वो शांति नहीं हो सकती। काम करने के यही हमारा मूल वाक्य भी हमारा यही है। जी सर, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधीर सिंह जी आपका, आकाश सिंदल जी आपका, माथुर जी आपका, और हमारे साथ एस बहल साहब जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शांति ज़रूरी है और शांति से ही शांति तब आती है जब आपके पास शक्ति हो, और शक्ति तब आती है जब आपके पास अपने स्वनिर्मित यानी आत्मनिर्भर जब हो आप। शक्ति बनने की क्षेत्र में अगर आप आत्मनिर्भर हैं, यदि आपके हथियार अपने हैं, आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे देश पे नहीं है, तभी आप जो है शक्तिशाली बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और अगर आप शक्तिशाली हैं और आत्मनिर्भर हैं तो आप विश्व को शांति का संदेश भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।